अबाउट एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है दैट इज आल्सो ए थ्योरी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे विद रिगार्ड टू मेथड्स, जहाँ पे हम वैलिडिटी की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, जो जस्टिफाइड बिलीफ्स होते हैं और ओपिनियन, उसमें वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है। जैसे कल आप बातें कर रहे थे हम कि जो फ्रीडम है, फ्री विल है, and I gave you the example that in case of a person who has some pressure upon him and he has to, in that situation he or she feels compelled to say something which is true, but out of pressure he is supposed to tell that is something which is not true. तो उस सिचुएशन में जो वो फ्री विल, जो अपनी फ्रीडम के साथ वो कंप्रोमाइज करता है और उसे लगता है, अगर उसको कोई बताता है कि आपने, अगर आपको पता है ये झूठ था, तो आपने क्यों बोला कि ये झूठ नहीं है, या आपने सच को झूठ क्यों बताया, और एडवाइस वर्सा। तो उस सिचुएशन में वो जो आदमी है वो कहेगा कि मैं मजबूर था और अदरवाइज मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, लेकिन मजबूरी की हालत में मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे जो मेटाफिजिक्स की बात आती है कि क्या वाकई वो उसकी मजबूरी थी, या वहाँ पे उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव था। तो दिस इज समथिंग वेयर our attention is focused on these aspects, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको इस चीज़ को आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ 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 पे इट वाज एक्चुअली, जब हम पुराने दौर की बात करते हैं, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम when we did not have the sophisticated means of life as we have now. तो पहले जो कपड़े धोने होते थे लोगों को, घरों में नल के नहीं होते थे। मतलब जैसे पानी आजकल हर किसी घर में है, वाटर कनेक्शंस हैं, वॉशरूम्स हैं, तो उस वक्त लोग कपड़े धोने के लिए दूर जाते थे। कोई नाग होता था, स्प्रिंग, या कोई स्ट्रीम होता था जहाँ से पानी बहता था, तो वहीं पे कपड़े लेके वहाँ पे ही धोते थे। जाते। यस सर। तो उसी सिचुएशन में एक वॉशरमैन था। वॉशरमैन होता है जो धोबी। जिसे कहते हैं, धोबी। तो वो धोबी। धोबी जो था, उसके पास लोग बड़े बड़े कपड़े लेके आते थे, क्योंकि अब दूर जाना होता था और जो हैवी कपड़े होते थे तो उनको फिर वो लोग धोबी को देते थे, और वो उन कपड़ों को लेके जाता था उसी स्ट्रीम पे। उसके पास डंकी था, तो वो डंकीज के ऊपर वो कपड़ों का गट्ठा रखता था। सर वॉइस लेक हो रही है। वॉइस सर आवाज लैग हो रही है। लेक हो रही है सर आवाज। ओके, मतलब इको आ रहा है। ये सर अब हुई ठीक, पहले रुक रुक के आवाज आ रही थी। ओके, अगर फिर से इंटरप्ट हो गई तो मुझे बताना फिर, अगर फिर से आवाज ओके इंटरप्ट। सर। तो उसमें ये जो था, ये वॉशरमैन ये कपड़े लोगों से लेता था, वो उसको डालते थे ये कपड़े, तो फिर वो उनको गद्दू, मतलब कपड़ों के गट्ठे में लेके गद्दों पे लेके वो जाता था उस स्ट्रीम पे। तो ये उसका रोजमर्रा का काम था। फिर वो दिन भर वहां पे धो के फिर वहीं पे सुखाता था, फिर शाम को वापस उन्हीं गद्दों पर वापस लेके आता था। तो वन डे व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ लायनेस जो वहां पे, क्योंकि वो स्ट्रीम जो था थोड़ा एक मतलब गांव से बाहर था, जंगल की ओर। तो वहां पे एक लायनेस आ गई
तो लॉयनेस ने एक्चुअली लॉयनेस को डंकीज को खाना था, क्योंकि डंकीज पे उसको नजर पड़ी थी। तो वो जब वहां पे आ गई तो वो वॉशरमैन कपड़े धोने में बिजी था, तो उसको नजर नहीं पड़ी लॉयनेस पे, बिकॉज ही वॉज बिजी इन वॉशिंग क्लोथ्स। और वहां पे स्ट्रीम का जो शोर होता है पानी का, तो मे बी ही वॉज नॉट एबल टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉयनेस। तो उतनी देर में एक आवाज उसने सुनी, वॉशरमैन ने, एक मतलब गोली की आवाज ना, पटाखे जैसी आवाज सुनी। तो वहां पे एक हंटर था जो हंटिंग के लिए आया था जंगल में, और उसको लॉयनेस पे नजर पड़ी और हंटर ने लॉयनेस को गोली मारी और लॉयनेस गिर पड़ी गोली लगने के बाद। लेकिन उसी वक्त लॉयनेस को वहां पे मरने से पहले उसका बच्चा हुआ वहां पे। लॉयनेस वाज हैविंग ए बेबी, तो वो यस सर। बच्चे का जन्म हुआ उसी टाइम पे। यस तो सर। हंटर आ गया, उसने लॉयनेस की जो खाल है, क्योंकि इसको काफी उनको वैल्यू होता है, दे यूज इट फॉर मेनी पर्पसेस, तो उसने उसका वो स्किन उठाया और वो उठा के निकल गया, लीविंग बिहाइंड द कब। ये जो बच्चा है वो उधर ही रहा। तो वॉशरमैन काफी मतलब सिंपैथी फील हुई वॉशरमैन को। उसको लगा कि ये बच्चा, मतलब इसकी माँ अब मर गई, तो बच्चा जो है इसको अब क्या करेंगे। इसने उसको उठाया और अपने साथ लिया घर। यस सर। जब उसने इसको अपने साथ घर लिया, तो नेचुरली इसके घर में उसने उसको वो चीजें दी जो अवेलेबल था, मे बी दूध दिया, क्या दिया, जो एक्चुअली काब नहीं खाता, जैसी चीजें नेचुरल हैबिटेट में जो ये लेता, उससे डिफरेंट उसको मिला धोबी के घर में। यस सर। तो वक्त के साथ साथ ये काब जो है ये बड़ा हो गया, लेकिन ये इसको लेता था अपने साथ ही, पहले ऐसे गोद में ही या उठा के ऐसे ही डंकी के ऊपर रख के लेता था वहां स्ट्रीम पे। तो बाद में ये जब बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब कब, तो अब ये वॉशरमैन इसको भी ऊपर से कपड़े रखता है, जैसे डंकीज को रखता है। यस सर। तो ये इसके ऊपर भी उसी तरीके से कपड़े का गट्ठा रखता है, तो लेता है उसको भी वहां पे, और दिन भर ये कपड़े धोता है। और वो कप जो है वो डंकीज के साथ होता था वहीं पे, यस सर। यस सर। डंकीज की कंपनी में। तो नेचुरली जो डंकीज की वॉइस थी, जो डंकीज आवाज करते हैं, मोर और लेस कप भी वैसी ही आवाज करता था। यस सर। तो one day what happened, one day a lion came। लायन को एक यस दिन सर। वहां पे नजर पड़ी कि वहां पे ये जो है डंकीज हैं। तो क्योंकि डंकी जो है दैट इज अ फूड फॉर द लायन, वो शिकार है उसका। तो लेकिन डंकी को जब दूर से नजर पड़ी, उसने देखा डंकीज के साथ तो लायन जैसा कुछ लग रहा है। यस सर। लायन हैरान हो गया कि लायन क्या करता है डंकीज में, डंकी के। यस सर। क्योंकि लायन का तो खुराक है डंकी, तो ये क्या, ये तो उनके साथ घास खा रहा है। तो लायन हैरान हो गया, और लायन इज नॉट एबल टू बिलीव व्हाट ही इज सीइंग। तो एनीवे जब लायन थोड़ा नजदीक पहुंचा, तो डंकीज ने लायन को देखा, और डंकीज लायन को देख के भाग गए। जब लायन को देख के डंकीज भागने लगे, तो डेफिनेटली जो वो लायन का बच्चा था उनके साथ, जो लायन था वो भी भागने लगा डंकीज के साथ ही। और ये जो बड़ा शेर था, ये उसी लायन के पीछे चल पड़ा और उसने लायन को पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया उसने, तो अपनी जो बोलने लगा उसको अपने हिसाब से, अपनी आवाज में।
कि आप क्या कर रहे हो इनके साथ यहाँ पे। तो लॉयन का बच्चा जो वो उसको बोलता है कि मैं तो डंकी हूँ, मुझे छोड़ो, तो मुझे क्या, मुझे मत, आप, वो बोलता है नहीं आप तो डंकी नहीं हो, आप लॉयन हो। वो बोलता है नहीं मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं लॉयन हूँ, मुझे मत खाओ। कौन बोलता है? लॉयन का वो बच्चा। इनका फर्नीचर। हाँ, लॉयन का वो बच्चा। उसने बोला नहीं, यू बिलीव मी, आप डंकी नहीं हो, आप लॉयन हो, और वो जो डंकीज हैं वो आपका खुराक है। तो इसने उसको स्ट्रीम पे ले लिया। स्ट्रीम में आती है ना रिफ्लेक्शन, यस सर। तो यस सर। रिफ्लेक्शन में जब उसने उसको ऐसे दिखाया, उसने बोला देखो, आपको नहीं लगता है आपकी शक्ल मेरे जैसी है? उसने देखा शक्ल तो बिल्कुल थी ना वैसी ही। यस सर। बोला हाँ, शक्ल से तो मैं लगता हूँ आप जैसा। बोला, लाइन ने बोला आप लाइन हो। तो उसने उसको बताया कि आप रोर करो, जो ना लाइन की आवाज होती है, गरजने की आवाज। यस। तो उसको तो आती नहीं है, क्योंकि वो तो गधों के साथ वो करता था यस जो सर। आवाज करते थे, वो करते। एबल टू डू इट। यस सर। तो इसने इसको सिखाया, इसने बोला कि इसने अब खुद किया, बोला आप ऐसे करो, तो फिर ऐसे करो, तो उसने प्रैक्टिस की, और वो जब उसने प्रैक्टिस की तो वहां से खतरनाक वैसी आवाज आ गई जैसी लाइन की आवाज होती है, रोर जिसे कहते यस सर। रोरिंग। हैं। और जब वो रोर हो गई तो जो वॉशरमैन था, अब उसने भी वो, क्योंकि वो ज्यादा तेज आवाज हो गई, तो वॉशरमैन ने भी वो आवाज सुन के वो भागने लगा, क्योंकि वो कपड़े धो रहा था, तो उसने कपड़े वहीं पे छोड़ के भागने लगा, उसको लगा शेर आ गया। तो ये जो है एक्चुअली यहाँ पे, ये जो शेर का बच्चा था जो जंकीज में जो पला था उनकी कंपनी में, वो अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका था, और उसका जो ताकत है वो उसको उसका अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि जब उसको अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ, तो उससे उसमें कोई वो अपनी जो ताकत है उसका यूज ही नहीं कर पाता था। लेकिन जब जिस वक्त उसको पता चला कि मैं क्या हूँ, तो उस वक्त उसको अपनी ताकत का भी अंदाजा लग गया। हो गए। तो ये जो एक ये स्टोरी है एक्चुअली, जस्ट ए स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी। तो लेकिन इसको, इस स्टोरी को इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि ये समझाने के लिए कि एक इंसान जो होता है, ए ह्यूमन बीइंग, उसका जो पावर है, उसका जो वैल्यू है, वो उसको पता ही नहीं होता। और जिस वक्त, जिसे कहते हैं ना कोई रहबर पीर कामिल, जैसे इसको, इस लॉयन के बच्चे को वो बड़ा लॉयन मिला और उसने उसको अपनी सही आइडेंटिटी के बारे में अवेयर किया, तो उसी तरीके से जब एक इंसान को एक रहबर मिलता है जो उसको अपने जो उसका नेचर है ह्यूमन बीइंग का, उसके बारे में अवेयर करता है, तो फिर उसका परसेप्शन चेंज हो, तो फिर इंसान को लगेगा कि मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, आई एम नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। फिर वो ये नहीं कहेगा कि नहीं जी, मुझे तो वैसा ही झूठ बोलना था क्योंकि मेरा जॉब जाता, फिर मैं क्या करता। फिर वो ये चीजें नहीं सोचेगा, क्योंकि फिर उसको अपनी असलियत का अंदाजा मिलेगा। फिर उसको लगेगा कि रिजिक देने वाला तो अल्लाह है, गॉड है, तो कोई दूसरा शख्स नहीं है जो जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, मैं रिजिक खा रहा हूँ। तो फिर वो उसके लिए सच को झूठ और झूठ को सच बोले। तो ये एक्चुअली मेटाफिजिशियंस इस अवेयरनेस को क्रिएट करके परसेप्शन लॉजिकली चेंज करना चाहते हैं लोगों। सो दिस इज एक्चुअली हाउ
study of metaphysics can help us in self-transformation. How we can be able to transform ourselves through metaphysics. And now, when we talk about this subject, and we you may be also thinking कि now how it may be related to tourism. अब इसकी Yes, रिलेशन sir. टूरिज्म के साथ कैसे है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? Can you just think? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो हम सब्जेक्ट इस वक्त पढ़ रहे हैं दैट इज पीस टूरिज्म, isn't it? So Yes. that means here we are making use of tourism as a way सर आपकी of आवाज peace. नहीं आ रही। And when we talk about peace, that means we are using it for reducing stress as well. तो जो स्ट्रेस का जो जेनेसिस है, मतलब जो एक कोर कॉजेस ऑफ स्ट्रेस है, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, हम स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और स्ट्रेस का जो रूट कॉज है वो है परवर्टेड वे ऑफ थिंकिंग। परवर्टेड वे ऑफ थिंकिंग मतलब जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारे सोच है, तो उसमें जो परवर्शन है, उसमें जो हम जो बेसिकली है लेकिन हम जो परसीव करते हैं, तो उसमें जो इशू है उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। और जब हम उसको रूट कॉज लेवल पे एड्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू ओवरकम दैट। And that is why metaphysics is being incorporated into this syllabus, because it will address that. Unless and until you don't have the knowledge about metaphysics, about philosophy, you can't be able to address it at the root cause level. You got it? तो इसीलिए हम जब बात करते हैं पीस टूरिज्म की, क्योंकि इसमें जैसे हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हमारा जो सेल्फ डिस्कवरी थ्रू टूरिज्म पे जब हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन rediscover ourselves through tourism. So that means there you have to uh, introduce such packages by virtue of you will be able to rediscover a person. तो उसी में जब पीस टूरिज्म पैकेजेस की बात आई, क्योंकि पीस टूरिज्म पैकेज जब आपको डिजाइन करनी है तो उसके लिए आपको फिलोसॉफिकल नॉलेज होनी चाहिए, because based on that knowledge you can create, you can design a peace tourism package. जो आजकल हम बात करते हैं पीस रिट्रीट्स की, तो पीस रिट्रीट्स में मतलब जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं टूरिस्ट उन पैकेजेस में, तो उनको डिजाइन किया जाता है, उसमें स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, और स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस जो उसमें होते हैं
उसके थ्रू जो टूरिस्ट का परसेप्शन होता है वो चेंज होता है और उससे ऑटोमेटिकली जो उनका स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता है और वो रिडक्शन इन स्ट्रेस जो उस चीज से होती है वो ऑलमोस्ट उसका लॉन्ग लास्टिंग होती है। अदरवाइज एज सच टूरिज्म को कंसिडर किया जाता है एज जनरल टूरिज्म की जो बात करते हैं, कोई किसी जगह घूमने जाता है तो पल भर के लिए उसको अपना जो स्ट्रेस है भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म रहता है। लेकिन पीस टूरिज्म और जो बाकी आम टूरिज्म की हम बात करते हैं उसमें ये फर्क है कि वहां पे जो इफेक्ट उसका रहता है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, that is not a short term relief for the tourist, but that is a long term relief for the tourist. Even when he goes back to his place of origin, he feels the change. But with short term benefit, that it is only, it lasts only till the time he is on tour. Once he is back in his place, that again starts haunting him, right? yes, तो ये चीजें जो होती हैं इसमें आपको इस चीज पे फोकस करना है कि एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल अब आप कैसे इस विस्डम को, क्योंकि मेटाफिजिक्स को जैसे हम बात करते हैं एरिस्टोटल की, एरिस्टोटल वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ फिलोसफी है, वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ मेटाफिजिक्स है, तो वो उसको विस्डम भी कहते थे क्योंकि देयर हैव बीन मेनी पीपल हु हैव contributed a lot in philosophy, metaphysics. Like we talk about Aristotle, we talk about Plato, we talk about Rani Descartes, we talk about uh, Homeo, and many others who have contributed a lot. Or we talk about this Kant, Immanuel Kant. तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन की है इसमें, काफी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इन चीजों को स्टडी किया और फिर उसके बेसिस पे जो उनके आउटकम्स हैं उसको, जैसे एपिक्टेटस की हम बात करेंगे तो लॉजिकली उन्होंने कोशिश की है इन चीजों को एक्सप्लेन करने की और उसके बेसिस पे जो परसेप्शन है वो चेंज हो। So on that aspects, you can also think, you can also use your own mind to explore that how or what is the possibility, what can be done as far as designing of tour packages are concerned, which are pertaining to peace tourism. So can now we will keep it open for discussion because I want to have your viewpoints on the topics that we have discussed. आप अपना थोड़ा सा व्यू पॉइंट, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी इस पर. It will be a sort of practical, and also it will give me a feedback that to what extent you are able to comprehend the things that we have discussed so far, right? तो उसमें हम you can keep it open yes, sir. for that sort of discussion so that some sort of
विल बी मोर इफेक्टिव। तो आप थोड़ा सा इसको हम अब इंटरेक्टिव बनाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमने अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए, तो आपने उससे क्या कॉम्प्रिहेंड किया, मतलब व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दैट, और आपको क्या बेनिफिट लगा पर्सनली अभी तक